हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 7 का अध्याय 8 है ये, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। शुरू करते हैं। रेणुका जो है वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसके जो चाचा जी हैं श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे और वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। और बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि जो थी वो वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधित पुस्तकों से उसका परिचय कराया यानी उसको बताया, तो दूरस्थ भूस्थल यानी दूर के जो भूस्थल हैं एवं वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी तस्वीरें उसे हमेशा क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी। तो देखो चित्र 8.11 में विश्व के विभिन्न भागों के निवासी दिखाए गए हैं। आगे, रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें क्या है, कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वनों वर्षा वनों से हैं और वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं। तो रेणुका ने कहा कि वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं जो मकान जैसी जीवन की जो मूल्य आवश्यकताएं वो हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके जो बच्चे हैं वो भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर कभी समझौते कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जो जीवन है उसकी शुरुआत से ही प्रकृति को क्या करते हैं, देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री इकट्ठा या एकत्रित करना सीख लेते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़न नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से बहुत पहले हम मानचित्र देखें और ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य यानी बीच में स्थित है। तो जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के जो भाग हैं उनको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है और ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अधम महासागर में कैसे पहुंचती है। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं और यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित इन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? शब्दावली। सहायक नदियाँ। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण है क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन। आगे, जलवायु। जैसे कि अब आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो यहाँ का जो मौसम है वो दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में जो चिपचिपाहट है वो महसूस होती है वहाँ पे। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का जो तापमान है वो उच्च एवं आर्द्रता जो है अति उच्च होती है। रात के समय जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, लेकिन जो आर्द्रता है वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि है उस पर क्या है, सघन वन उग जाते हैं और वह इतने सघन होते हैं कि जो पत्तियाँ हैं पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है और जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल पर नहीं पहुँच पाता। यहाँ की जो भूमि होती है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमिलार्ड पैदा होते हैं। 8.3 में अमेज़न वन दिखाए गए हैं। आगे, वर्षा वन में प्राणी जात की जो प्रचुरता होती है और
जो टूकन है, गूंजन पक्षी जो होता है, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं और यहाँ पाए जाने वाले जाते हैं। और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। और सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप, अजगर, मगरमच्छ, मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोहा कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। और इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले जो पिराना मत्स्य है, मछली है, समेत मछलियों की विभिन्न प्रजाति भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। और इस प्रकार जीव की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इसमें टैपिर दिखा रखा है। और क्या आप जानते हैं, जो ब्रोमीलॉयड है वो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचयित रखता है। और मेंढक जैसे जो प्राणी हैं इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आप कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन है उस पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। वर्षावन के निवासी, यहाँ के जो लोग हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। और वे मुख्य टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली का या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य जो आहार है वो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी जो फसल है वो भी उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है और जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्व का अभाव हो जाता है और इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार जो मिट्टी है पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। आगे है, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। और कुछ परिवार जो हैं वो मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मल्लोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी जो छत है वो तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न जो बेसिन है उसके लोगों का जो जीवन है वो धीरे धीरे बदल रहा है और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनाने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में फलस्वरूप वहां की जो मूल आबादी है उसको उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन जो है उसका बहुत बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से क्या व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और इस सघन वन जो है बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो 8.6 में वनों का क्रमिक विनाश दिखा रखा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा जो ब्रह्मपुत्र है उसकी जो सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन जो है पोषण में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की जो सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें क्या है अपवाहित हो जाती हैं। और एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदी के नाम ढूंढे और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा को देखें। तो चित्र 8.7 में ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है। आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है और इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए।
इस बेसिन की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं और यहाँ की जो जलवायु है मुख्यतः मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का जो मानचित्र है वो देखिए और उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है और तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र अपने सबसे उपयुक्त है और अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ है और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है और चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल जो हैं वो भी उगाई जाती हैं और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं और बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले जो पर्वत हैं एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र हैं उसमें घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु है एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। क्रियाकलाप: जूट जो है बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें और उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं और उन स्थान को पता लगाएं जहां उनका निर्माण होता है। तो 8.9 में धान की कृषि और 8.10 में असम में चाय का बागान दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि जो वैदिकों का निर्माण है वो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनकर कृषि करने के लिए होता है और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं और एक सींग वाला जो गैंडा है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं और रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है और मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है यानी खाना है। आगे है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जो एलवन जल है उसमें एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थायी भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। आगे, झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है और आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिया मछलियों का भोजन बनते हैं और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है तो वह इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। और जो नदी है उसमें पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचता है और यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर दिखाया गया है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं और इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो बेसिन में यातायात का सुविकसित
तंत्र उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं और मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग है वो यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पनतन है और मैदानी क्षेत्र में एक बड़े हवाई पतन भी स्थित है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूपा, लखनऊ का इमामबाड़ा और असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।